नमस्कार, माई सेल्फ कमल किशोर भट्ट एंड वेलकम टू कमल एजुकेशन पॉइंट। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस साल ब्रिक्स की एनुअल समिट साउथ अफ्रीका में आयोजित होनी है और इस साल की समिट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ब्रिक्स के 5 देशों में से 2 देशों के हेड ऑफ द स्टेट इस बार फिजिकली इस समिट को अटेंड नहीं करेंगे, वो वर्चुअली करेंगे। अब इसके कारण बहुत सारे हैं, जिनमें से आप जानते हैं वो 2 देश कौन से। एक तो रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन है। इसका कारण तो आपको पता है क्योंकि यहाँ पर रशिया यूक्रेन के बीच में वॉर चल रहा है, वो काफ़ी व्यस्त हैं। और इसके अलावा आप जानते हैं कि आईसीसी ने पुतिन के ऊपर एक तरह से गिरफ्तार वारंट जारी कर रखा है और जो साउथ अफ्रीका है वो आईसीसी का मेंबर है। इसलिए अगर पुतिन साउथ अफ्रीका में जाते हैं तो वहां पर उन्हें गिरफ्तार कर लिए जाने की आशंका है और इस कानूनी पछड़े के चलते पुतिन ने अपने आप को फिजिकली इस मीटिंग से दूर रखा। अब दूसरे जो हेड ऑफ द स्टेट है वो है पीएम मोदी। अब आप सोचे होंगे पीएम मोदी आजकल उनका कोई विदेशी दौरा है भी नहीं और वैसे भी हमारे देश में कुछ बहुत खास ऐसा चल नहीं रहा है और मणिपुर में हिंसा चल रही है और भी ये सब चल रहा है। लेकिन जिस समय मणिपुर में हिंसा आप जानते चल रही थी उस समय मोदी जी आप जानते हैं अमेरिका से लेकर के यूएई तमाम जगह जा करके आए। तो भारत के पीएम मोदी आखिर बिना व्यस्त हुए यहाँ पर जाने के लिए तैयार क्यों नहीं है। यानी कि पीएम मोदी का आप जानते हैं कि आजकल कोई खास शेड्यूल उनका है नहीं कि मुझे यहाँ जाना वहाँ जाना, लेकिन इस सब के बावजूद पीएम मोदी आखिर ब्रिक्स जैसी इंपॉर्टेंट समिट को फिजिकली अटेंड करने के लिए साउथ अफ्रीका क्यों नहीं जा रहे। देखिए, इसका बहुत बड़ा कारण माना जा रहा है ब्रिक्स का एक्सपेंशन। चाइना और सऊदी अरब इन दोनों को सबक सिखाना इसका सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है। देखिए, इसका मैं पूरा आपके सामने एनालिसिस करूंगा। सबसे पहले मैं आपको ब्रिक्स और जो सऊदी अरब है इसकी लोकेशन आपको मैप में दिखा देता हूं। ब्रिक्स के देशों की अगर आप बात करेंगे तो BRICS इन पांचों की लोकेशन। बी फॉर क्या है? ब्राजील है। ब्राजील आप यहां पर देख पा रहे होंगे, साउथ अमेरिका में है। आर फॉर रशिया है, रशिया ऊपर पे आपने देख ही लिया होगा। आई फॉर इंडिया है, इंडिया ये आपको दिख गया होगा। सी फॉर चाइना है, ये आपको दिख गया होगा। और एस फॉर साउथ अफ्रीका है ये, और साउथ अफ्रीका इस बार क्या है, इसका होस्ट है। तो ब्रिक्स के सारे देश मैंने आपको दिखा दिया। अब थोड़ा सा मैं आपको गल्फ का मैप दिखा देना चाहता हूं ताकि इस टॉपिक को आप बहुत अच्छे से समझ पाएं। ये आप देख पा रहे होंगे रेड वाला पोर्शन, जो ये वाला बीच का एरिया है ये सऊदी अरब है। ऊपर पे आप जानते हैं इराक है और यहाँ पर क्या है, यूएई है, यहाँ पर ओमान है और यहाँ पर कतर है। ठीक है, और इसके ठीक ऊपर पे थोड़ा सा बहरीन है और ये वाला इलाका ईरान है और यहाँ पर अपना पाकिस्तान और पाकिस्तान के ठीक बगल में भारत है। भारत का मैप यहाँ पर शो नहीं हो रहा है क्योंकि ये पाकिस्तान का जो लास्ट वाला प्रोविंस है जहाँ से ईरान के साथ इसका बॉर्डर लगता है, ये वाला वो एरिया है। तो सऊदी अरब को मैप में दिखाने की आखिर क्या जरूरत पड़ेगी। देखिए, सऊदी अरब तो ब्रिक्स का मेंबर नहीं है, लेकिन आप जानते हैं कि ब्रिक्स के एक्सपेंशन की बात चल रही है। ठीक है, कि ब्रिक्स को और ज़्यादा एक्सपेंड किया जाए। अभी केवल 5 देश हैं, अगर इसमें बहुत सारे देशों को जोड़ा जाए तो ये संगठन भविष्य में और भी ज़्यादा बेहतर हो सकेगा। क्या भारत ब्रिक्स के एक्सपेंशन का पक्षधर है? जी हाँ, बिल्कुल है। भारत का कहना है कि जो ब्रिक्स है ना वो एक ब्रांड है, ब्रिक्स एक एसेट है और इसका एक्सपेंशन डेफिनेटली होना चाहिए। लेकिन इसमें एक शर्त होनी चाहिए कि कोई भी ऐरे गहरे देशों को इसमें शामिल नहीं करना चाहिए, चूंकि एक ब्रांड है। और अगर आप दुनिया के किसी भी ऐसे छोटे मोटे देशों को पकड़कर अगर ब्रिक्स में शामिल कर लें जैसे कि पाकिस्तान, तो इससे ब्रिक्स की ब्रांड वैल्यू घटेगी। केवल उन्हीं देशों को ब्रिक्स में शामिल करें जिससे ब्रिक्स को फायदा हो और ब्रिक्स के देशों को फायदा हो। तो भारत का अपने आप में ये स्टेप है। अब आप देख पाएंगे कि ब्रिक्स का गठन जब से हुआ है, आप जानते हैं कि भारत, चीन और रूस ये तीनों देश यहाँ पर है। तो एक तरह से एशिया का इसमें बहुत ज़्यादा एक तरह से बोलबाला है। तो एशिया समेत दुनिया के बहुत सारे देश इसमें जुड़ना चाहते हैं क्योंकि ये क्या है, G7 का काउंटर है। G7 अमेरिका और यूरोप यानी कि वेस्टर्न वर्ल्ड और अमेरिका का एक संगठन है जिसको काउंटर करने के लिए एक तरह से ब्रिक्स बनाएगा। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि यूनाइटेड नेशंस को या तो ये प्रतिस्थापित कर देगा या तो फिर एक तरह से यूनाइटेड नेशन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण संगठन बनेगा। इसलिए दुनिया के बहुत सारे देश चाहते हैं कि हम ब्रिक्स को ज्वाइन करें और भारत भी ब्रिक्स के एक्सपेंशन का पक्षधर है। लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स चल रही है। पॉलिटिक्स यहाँ पर यह चल रही है कि जो चाइना है ना ऊपर पे बैठा, ये चाहता है कि ब्रिक्स में ऐसे देश जो अमेरिका के विरोधी हैं, वेस्टर्न वर्ल्ड के विरोधी हैं और एक तरह से चाइना के सैटेलाइट कंट्रीज हैं, ठीक है, उनको वो ब्रिक्स में लाए ताकि वो पपेट की तरह ब्रिक्स में रहें और चाइना के द्वारा दिए जाने वाले प्रस्तावों को जो है स्वीकार कर लें। और एक तरह से चाइना चाहता है कि ब्रिक्स में अपनी मजबूत पकड़ बनाई जाए, भारत और रूस को पीछे करके ब्रिक्स में खुद आगे आ जाए, ऐसा चाइना चाहता है जिसका भारत विरोध कर रहा है। अब आप खुद से सोचिए, क्या ब्रिक्स में पाकिस्तान को जगह देनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। अब यहाँ से एक तरह से आपके दिमाग में बात आ रही होगी कि इसका पीएम मोदी की यात्रा के साथ क्या संबंध है। जी हाँ, उसी संबंध में आ रहा हूँ। थोड़ा सा हम अपने सेशन को आगे बढ़ा देते हैं। आप देख सकते हैं पीएम मोदी नहीं जाने वाले हैं ब्रिक्स की समिट में हिस्सा लेने के लिए फिजिकली, और वो वर्चुअली समिट को अटेंड करेंगे। ये आप टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल देख सकते हैं। इसके बाद
अब हम आगे बढ़ते हैं कि आखिर ये सब कुछ हो क्यों रहा है सऊदी अरब की वजह से, ठीक है, क्योंकि इस बार आप जानते हैं कि ब्रिक्स के एक्सपेंशन को लेकर प्रस्ताव आना है। सऊदी अरब को ब्रिक्स की सदस्यता दिए जाने के संबंध में जो प्रस्ताव आना है उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा। आप जानते हैं कि पहले से जो यूएस है और ये जो सऊदी अरब है, ठीक है, यूएस और सऊदी ये दोनों बहुत ही अच्छे फ्रेंड हुआ करते थे। सऊदी एक तरह से सैटेलाइट कंट्री यूएस का हुआ करता था, और यहाँ पर आप जानते हैं कि जो सऊदी अरब है इसी ने शुरुआत की थी पेट्रोल डॉलर रिसाइकलिंग की, यानी कि दुनिया को ऑयल बेचा जाएगा, उसका पेमेंट हम किस में एक्सेप्ट करेंगे, डॉलर में करेंगे। इससे अमेरिका की जो इकोनॉमी है वो बहुत ज़्यादा बूस्ट हुई, उसकी मिलिट्री पावर बूस्ट हुई और सब कुछ हुआ, और सबका कारण कहीं ना कहीं जो गल्फ कंट्रीज़ हैं इनका ऑयल ट्रेड हुआ करता था। तो इससे पहले सऊदी और अमेरिका के बीच में बहुत अच्छी दोस्ती थी, लेकिन ये दोस्ती उस समय खटाई में पड़ गई जब इसने, यानी कि जो मोहम्मद बिन सलमान है, इसने क्या किया, अपने यहाँ पर एक पत्रकार था जिसका नाम था जमाल खशोगी, ठीक है, तो जमाल खशोगी की हत्या कर दी। जमाल खशोगी वही पत्रकार है जो मोहम्मद बिन सलमान के खिलाफ बहुत ज़्यादा लिखा करता था। मोहम्मद बिन सलमान के जो भ्रष्टाचार है और इनके जो कुकृत्य हैं इनके बारे में बहुत लंबा चौड़ा आर्टिकल्स लिखा रहता था। हालांकि आप जानते हैं कि सऊदी अरब के जो प्रिंस हैं इन्होंने भारत के साथ बहुत ही अच्छे डिप्लोमेटिक रिलेशन स्थापित किए थे। इवन आप जानते हैं कि इससे पहले सऊदी अरब में जितने भी शासक हुए थे वो कहीं ना कहीं प्रो पाकिस्तान थे। आप जानते हैं 1965 के वॉर में भी सऊदी अरब ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया था, 1971 के वॉर में पाकिस्तान को सपोर्ट किया था, और उसके साथ ही साथ जब पाकिस्तान ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था तब भी सऊदी अरब ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया और उसको हेल्प की। तो इससे पहले के शासक प्रो पाकिस्तान थे, लेकिन मोहम्मद बिन सलमान आप जानते हैं ये भारत समर्थक आमतौर पर माने जाते हैं और भारत के साथ इनके बहुत अच्छे रिलेशन है। लेकिन जियो पॉलिटिक्स में रिलेशन स्थायी नहीं रहते हैं, स्थायी यहाँ पर रहता है नेशनल इंटरेस्ट, और नेशनल इंटरेस्ट अब आगे जाने वाले समय में बदलने वाला है। मैं आपको कभी एक अलग से सेशन करके भारत और सऊदी अरब के संबंध कैसे अलग अलग समय पे रहे कभी विस्तार से मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले यहाँ पर बताता हूँ कि उस समय डोनाल्ड ट्रंप की यहाँ पर सरकार थी और डोनाल्ड ट्रंप ने इनको खूब लपेटा था, और वहाँ पर आप जानते हैं कि जो बाइडेन ने एक तरह से चुनावी वादा किया था कि जब वो सत्ता में आएंगे तो इस मोहम्मद बिन सलमान को सबक सिखाएंगे, खशोगी की हत्या का दंड इसको देंगे। तो इस बात को लेकर मोहम्मद बिन सलमान इतना ज़्यादा चिढ़ा कि उसने अमेरिका को बाकायदा धमकी दे दी कि हम तुमको देख लेंगे। आप देख सकते हैं सऊदी के क्राउन प्रिंस ने अमेरिका को धमकाया कि हम तुम्हारी इकोनॉमी को पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे, यूएस का फॉल हम शुरू कर देंगे, ठीक है। और साथ ही साथ इसने ये भी कहा कि अब से जो है अगर तुम ज़्यादा बोले अमेरिका, तुम खुद को बहुत बड़ा समझते हो, अगर तुम ज़्यादा बोले तो हम तुम्हारा जो डॉलर है ना उसको एक्सेप्ट करना ही बंद कर देंगे। सऊदी अरब दुनिया में बहुत ज़्यादा ऑयल को एक्सपोर्ट करता है और ऑयल को एक्सपोर्ट करने के बदले जो करेंसी लेता है वो डॉलर लेता है। तो सऊदी का कहना था कि देखो बेटा अमेरिका, ज़्यादा उछलने की ज़रूरत नहीं है, अगर हमने एक बार तुम्हारे डॉलर को लेने से इनकार कर दिया तो तुम सोचो उसके बाद तुम्हारी इकोनॉमी की क्या हालत होगी। और इससे देखकर आप जानते हैं कि अमेरिका भी काफ़ी सख्ते में आ गया कि एक सऊदी जो किसी ज़माने में उसका सैटेलाइट हुआ करता था, उसका पेपर हुआ करता था, आज इतना ज़्यादा उछल कैसे रहा है। इसके पास ठीक है पैसे हैं, अच्छी बात है, अमीर देश अच्छी बात है, लेकिन इसके पास कोई खास मिलिट्री पावर तो है नहीं। ईरान के साथ दुश्मनी है, बगल में यूएई के साथ भी दुश्मनी है, फिर भी इतना किसके बलबूते पे उछल रहा। तो सीधी सी बात है ये उछल रहा था चाइना के बलबूते पे, ठीक है। अब चाइना के बलबूते पे कैसे, देखो इसने सबसे पहले क्या किया, सऊदी अरब ने कहा कि कोई बात नहीं, हम जो चाइना को ऑयल एक्सपोर्ट करेंगे ना उसका जो पेमेंट है हम उसको युआन में लेंगे। तो एक तरह से चाइना की करेंसी को एज अ इंटरनेशनल करेंसी मान्यता देने का प्रयास कर रहा है सऊदी अरब। इसके बाद आप जानते हैं कि चाइना के साथ सऊदी अरब की नज़दीकी इतनी ज़्यादा बढ़ी कि दोनों देशों के बीच में डिफेंस कॉपरेशन भी हो रहा है। और एक बात जानकर आपको हैरानी होगी कि जो पाकिस्तान में जो CPEC है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट है पाकिस्तान और चाइना का, उसमें जो आप जानते हैं कि जो ग्वादार पोर्ट है वहाँ पर $10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट अपने आप में ये सऊदी अरब कर रहा है। इससे आप सोच सकते हैं कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो चाइना और पाकिस्तान की महत्वपूर्ण परियोजना है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंदर, उसमें तक सऊदी अरब इन्वेस्टमेंट कर रहा है पाकिस्तान में। तो इससे आप समझ सकते हैं कि सऊदी अरब पूरी तरह से आने वाले समय में चाइना का ही एक सैटेलाइट कंट्री या चाइना का ही एक पपेट रहेगा। और चाइना चाहता है कि सऊदी अरब को मैं कैसे न कैसे ब्रिक्स में ले आऊँ या फिर SCO में ले आऊँ, ताकि ये जो ब्रिक्स और SCO जो संगठन बने हैं इनको अपने पक्ष में किया जा सके, ताकि ऐसे देशों को अपने इसमें जोड़ा जा सके जिससे कि एक तरह से ब्रिक्स में भारत और रूस जैसे देशों का दबदबा कम हो। क्योंकि आप जानते हैं ब्राज़ील क्या कोई देश है, क्या इसकी कोई खास इकोनॉमी नहीं है, साउथ अफ्रीका की है नहीं है। तो आमतौर पर यहाँ पर 3 ही देश हैं, एक भारत है, एक चाइना है और एक आप जानते हैं रशिया है। तो रशिया और इंडिया को पीछे करके अपने सैटेलाइट कंट्रीज़ को ब्रिक्स में डाल के चाइना अपना प्रभाव बनाना चाहता है, जिसका भारत और ब्राज़ील विरोध करा। सबसे बड़ी बात आपको बताएं, ब्रिक्स के एक्सपेंशन में चाइना के खिलाफ 2 देश खड़े हैं, एक है भारत और दूसरा है ब्राज़ील। ब्राज़ील का भी मानना है कि
सऊदी अरब को जो है यहाँ पर शामिल नहीं करना चाहिए। सऊदी अरब को लेकर एक भारत के विदेश मंत्रालय के ऑफिसर ने बहुत ही कड़क टिप्पणी की कि सऊदी अरब क्या है, एक भ्रष्ट देश है, यहाँ पर निरंकुश राजशाही है और ऐसे देश को कतई किसी भी कीमत पर जो है ब्रिक्स में शामिल नहीं करना चाहिए। ब्रिक्स एक ब्रांड है, ब्रिक्स एक एसेट है। ब्रिक्स में हमेशा उन देशों को शामिल करो जो ब्रिक्स को घुस दे सके, न कि उन देशों को शामिल करो जो चाइना के पपेट के रूप में संगठन में आए और उसके बाद चाइना की एक तरह से तानाशाही प्रवृत्ति को आगे बढ़ाएं। चाइना कुछ भी करना चाहे ये देश उसका सपोर्ट करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा भारत और ब्राजील दोनों देशों का मानना है और भारत और ब्राजील ने एक तरह से चाइना के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। और भारत के प्रधानमंत्री का साफ साफ स्टेप है कि देखो, अगर हम फिजिकली वहां पर चले गए और मोहम्मद बिन सलमान, ऑब्वियस सी बात है कि भारत समर्थक है और भारत के बहुत ज़्यादा हित इस देश के साथ जुड़े। अब वहां पर अगर डायरेक्टली एक प्रपोजल आता है कि सऊदी अरबिया को ब्रिक्स का एक्सपेंशन किया जाए और सऊदी अरबिया, टर्की, इन सब देशों को ब्रिक्स में शामिल किया जाए, तो इससे भारत के प्रधानमंत्री ने दूरी बना ली कि हम एक काम करेंगे, वहां जाएंगे नहीं, हम एक तरह से वर्चुअली इसको अटेंड करेंगे और एक तरह से एक साल हमने आगे बढ़ा दिया इसको, ठीक है। और अगर वहां पर जाते पीएम मोदी तो डेफिनेटली आप देखते कि भारत कोई अच्छा कारण नहीं दे पाता सऊदी को ब्रिक्स में शामिल न करने को लेकर, क्योंकि अगर भारत इसको शामिल करने में अड़ंगा डालेगा तो सीधी सी बात है कि सऊदी अरब भी भारत से नाराज होगा। और इसका आपने देखा भी होगा कि भारत ने, जब आप जानते कि जो रशिया का ऑयल है ना, जब ये महंगा हुआ, जब इसके ऊपर प्राइस कैप से ऊपर, जब ये $60 बिलियन उसके ऊपर चला गया, तो भारत ने रशिया से ऑयल इंपोर्ट करना थोड़ा कम कर दिया। लेकिन भारत ने इसके बदले सऊदी से तेल नहीं खरीदा। भारत ने किससे खरीदा? भारत जो है इराक से बातचीत कर रहा है और भारत यूएई से बातचीत कर रहा है। और यूएई तो बाकायदा आप जानते हैं कि रुपी दिरहम ट्रेड, इसको लेकर बहुत ज़्यादा एक तरह से एक्साइटेड है और वो चाहता है कि रुपी दिरहम ट्रेड आगे बढ़े। और आप जानते हैं यूएई और सऊदी आपस में पहले तो बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन आज की डेट में ये दोनों देश बहुत बड़े दुश्मन है। और इसके अलावा आप जानते हैं कि ईरान और सऊदी अरब, इन दोनों की दोस्ती करा दी है किसने? चाइना ने। तो इस तरह से चाइना का जो प्रभाव है वो सऊदी अरब में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, जो भारत के लिए चिंता का विषय है कि अगर ये सऊदी कहीं ना कहीं ब्रिक्स में एंटर कर गया तो ब्रिक्स में भारत की एक तरह से महत्व जो है कम हो जाएगा और चाइना का इन्फ्लुएंस इसमें बढ़ेगा। इसलिए पीएम मोदी ने, सीधी सी बात है कि यहाँ पर जो है वेस्टर्न प्रेशर के अंडर, या फिर आप यूएस का प्रेशर कहें, इसके अंडर एक तरह से यहाँ पर फिजिकल समिट में भाग लेने से इनकार कर दिया है, ताकि वहाँ पर अगर प्रपोजल आए तो उसको रिजेक्ट किया जा सके आसानी से। अगर वो फिजिकली वहाँ पर प्रेजेंट रहते तो हो सकता है उनके लिए मना करना मुश्किल हो। उम्मीद करता हूँ कि जो बातें आज के सेशन में मैंने आपको बताई हैं आप उसके ठीक से समझ पाए होंगे। और सऊदी अरब को ब्रिक्स को लेकर आपकी क्या राय है इसको कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली जवाब दें। तो आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं और भारत और सऊदी अरब के संबंध को लेकर एक वीडियो बहुत जल्द आपके सामने लेकर आऊँगा। तो आज के सेशन में बस इतना ही है। बने रहिए चैनल पे। धन्यवाद।